क्या प्यार दोबारा हो सकता है? पहला प्यार तो आता ही इसलिए ताकि आपको दिख जाए कि मुझे प्यार से क्या नहीं चाहिए। क्या एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? अब मैं सोच रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि बट मुझे कभी कभी लगा ऐसा कि शायद दे लाइक मी। क्या एक शायर बनने के लिए दिल टूटना जरूरी है? तेरी जुदाई पे लिखे शेर पढ़े तो आशिकों की शाम बन गई। अच्छा हुआ चला गया तू, तेरी बेवफाई पे लिख के मैं कामयाब बन गई। मैक्सिमम लड़कियां ये कहती हैं दैट उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी ऐसा कोई मिसबिहेव फील किया है, गो थ्रू किया ही किया है। मैं आज तक किसी एक लड़की से ऐसे नहीं मिली हूँ जिसके साथ या तो कुछ हुआ नहीं है या उसने कुछ फील नहीं किया है। कैसा होता है हार्ट ब्रेक? चलो ख्वाब पूरे करते हैं, इश्क शायद अधूरा ही अच्छा है। हेलो एवरीवन, सो द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार, जब भी मैं इमोशंस, फीलिंग्स और लाइफ से रिलेटेड कोई पॉडकास्ट करता हूँ ना, मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है। और हमारा आज का पॉडकास्ट भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं एक शायर, एक पोएट, एक ऑरेटर, अ परफॉर्मर। शी इज जस्ट अ पैकेज। तो आज हम बात करेंगे मिस गुंजन सैनी से अबाउट लाइफ, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, हार्ट ब्रेक, बॉयज, गर्ल्स, जिंदगी। इसलिए आराम से बैठो क्योंकि इस पॉडकास्ट का एक एक मिनट आप पर्सनली फील करने वाले हो। सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय गुंजन, वेलकम टू द नमित शो। हाय, थैंक यू सो मच। सो गुंजन, यू आर अ पोएट, अ शायर, एन आर्टिस्ट। और मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं ऐसे किसी पर्सन के साथ पॉडकास्ट करता हूँ ना, बिकॉज आई पर्सनली लव इट, क्योंकि मुझे बात करने को मिलता है अबाउट इमोशंस, अबाउट फीलिंग्स, अबाउट एक लड़की के पर्सपेक्टिव, एक लड़के का पर्सपेक्टिव, टॉक्स अराउंड लव, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, फीलिंग्स, एंड दिस इज समथिंग आई लव अबाउट। सो सबसे पहला सवाल जो मेरा ही नहीं बहुत सारे लोगों का है, दैट क्या एक शायर या एक पोएट बनने के लिए दिल टूटना ज़रूरी है? ओके, आई थिंक दिल टूटना ज़रूरी नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि आप बिना दिल टूटे भी आर्टिस्ट बन सकते हैं। Okay. लेकिन अगर दिल टूट जाता है ना तो उसका फ़ायदा ही होता है। Okay. मतलब दो तरीके हैं, या तो एक आप बुरी चीज़ों में चले जाओ, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आप इसमें अपने आप को घुसा दो और एकदम बर्बाद कर लो, या फिर आपका पर्सपेक्टिव होता है कि यार मैं काम इतना करूँ कि मेरे को उसकी याद ही ना आए, जो मेरा थॉट था उस टाइम पे, एंड आई डिड दैट ओनली। गुंजन का दिल भी टूटा है। सबका टूटा है, जिसका नहीं टूटा है उसे तुड़वा लेना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट। दिस वाज डीप। सबका टूटा है गाइस, सबका टूटा है। सबका टूटा है। इट्स नॉट जस्ट यू, कम ऑन, सबका टूटा है। सो या आई थिंक मुझे बहुत फ़ायदा मिला था दिल टूटने का। लाइक दिल टूटने के बाद जो मैंने काम किया ना, उस काम ने मुझे असर दिखाया था। उस पर मैंने लिखा भी था कि तेरी जुदाई पे लिखे शेर पढ़े तो आशिकों की शाम बन गई। अच्छा हुआ चला गया तू, तेरी बेवफाई पे लिख के मैं कामयाब बन गई। क्या बात है, वाओ। सो जितने भी लोग अपना टूटा हुआ दिल लेके बैठे हैं और रो रहे हैं, कामयाब बनो यार, काम करो, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल। सो अब जब हम बात कर रहे हैं काम की, सो लेट्स स्टार्ट इट विद दिस ओनली। मैं आऊँगा अभी आपके इस दिल टूटने पे, मैं डेफिनेटली आने वाला हूँ आगे, बट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, अगर हम आपकी थोड़ी सी जर्नी को जाने, जो कि मैंने समझा है इससे पहले, आई वाज स्टडिंग थोड़ा बहुत अबाउट योर जर्नी। सो इनिशियली यू वर अ मेडिकल स्टूडेंट, राइट? या यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। या आपने नर्सिंग करी, आपने उसे कंप्लीट किया, यू गॉट अ जॉब एट एम्स, इंडियाज वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, और उसको उस सबको छोड़ के यू बिकेम एन आर्टिस्ट, यू बिकेम अ पोएट। सो ये कैसे, ये कर्व और ये सब कैसे रहा, प्लीज़? तो मैंने बचपन से ही रही हूँ आर्ट्स में। लाइक मैंने बचपन से कथक सीखा है, एक्टिंग सीखी है, मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कुछ कोर्सेज करे हुए हैं। तो बचपन से वो था। मुझे नहीं पता था कि घर वालों को लगता था कि इसको डाल दो इन सब चीज़ों में, सिंगल चाइल्ड है, घर पे बोर होएगी। बट इवेंचुअली ये हुआ कि मेरे अंदर ना वो आर्टिस्ट बनने का कीड़ा घुस गया। और वो बढ़ता गया। जब मैं नर्सिंग में थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार शायद इसको चांस देना चाहिए। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म फॉर अ थिएटर ग्रुप, लाइक अ प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप भोपाल के। आई डिड दैट। और उसके बाद तो स्टेज पे जो मैं गई, मुझे लगा कि दिस इज़ इट, अब इसी पे रहना है, स्टेज पे ही ज़िंदगी बना लेनी है अपनी पूरी। और तब आपका नर्सिंग का कोर्स चल रहा था? आई वॉज इन 4th ईयर। आई वॉज वेरी डाइसी सिचुएशन की घर वालों से बात करनी है, लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। क्योंकि अब तक आपने कॉलेज स्कूल में करी है ना परफॉर्मेंसेज, वो बहुत अलग होता है, आप सेफ इन्वायरमेंट में होते हो। तो वो एक साइन चाहिए था कि आई कैन डू दिस, आई कैन टॉक टू माई पेरेंट्स। तो बस वो साइन मांगा और अगले दिन कॉल आ गया कि आप थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा। तो गुंजन देखो, सबसे पहले क्या होता है ना,
अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, सो एक बच्चा 10th में साइंस चूज़ करता है, 11th 12th मेडिकल पढ़ता है, ऑफ कोर्स विद बायोलॉजी इन योर केस, सो नॉट इजी राइट, बहुत Yeah. सारी पढ़ाई, बहुत सारी मेहनत। फिर 4 साल आपने नर्सिंग का कोर्स किया, इट्स फॉर 4 years। Yeah, 4 years. 4 years। सो आपने 4 साल वो पढ़ाई करी, सब कुछ किया, और उसके बाद जब बिल्कुल वो पॉइंट आ गया, व्हेन यू एक्चुअली गॉट अ जॉब एट एम्स, वो प्रॉपर वो पॉइंट वहाँ पे आ गया, देन यू स्विच्ड योर करियर, जो ईजी नहीं होता है, बहुत टफ चॉइस होती है कि इतना टाइम, इतना एफर्ट इन्वेस्ट करने के बाद व्हेन यू स्विच दिस, ये वो 3 Idiots वाली सिचुएशन बन जाना बिल्कुल ही, कि जैसे फरहान ने लास्ट मोमेंट इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद आखिरकार अपने परिवार को बोल दिया मुझे इस करियर में जाना है। सो कितना टफ होता है उस टाइम पे आपको वो स्विच करना कि यार अब जब आई एम कम्प्लीटली रेडी टू एंटर इन टू दिस प्रोफेशन, आपके पेरेंट्स पूरा प्रिपेयर्ड है दैट येस आवर डॉटर इज़ रेडी टू गो आउट इन अ प्रोफेशनल वर्ल्ड, और उस टाइम पे आप एकदम से सब स्विच कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिसीजन ले पाना कितना टफ होता है? इट वॉज वेरी टफ, लाइक बहुत टफ था। मतलब मुझे ज़्यादा डर ये था कि मैं घर वालों को कैसे बताऊं, बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि वो तैयार हैं Yeah. कि अब तो बेटी की जॉब लगने हाँ, वाली हाँ, है, हाँ. एंड शील बी लाइक अ प्रोफेशनल नर्स नाउ, और हम बोस्ट कर सकते हैं हर जगह पे कि Exactly. हमारी डॉटर इज इन एम्स। मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना कि Yeah. एम्स में जॉब लगी है, और Yeah, मैं yeah. वो सब छोड़ के कह रही हूँ कि नहीं मुझे तो बॉम्बे आर्टिस्ट बनने जाना है, तो वो Yeah. बहुत बड़ा डर था। बट यार पता नहीं उस टाइम ना मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई थी कि मतलब एक वो घुटन महसूस होती है ना जब आप अपनी मर्जी का काम नहीं कर पा रहे हो, तो वो घुटन मुझे हर टाइम फील होती थी। आई वॉज फीलिंग लाइक कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे आज भी याद है मैं ICU पोस्टिंग वगैरह में जाती थी, और मैं वॉशरूम्स में जा जाकर रोती थी कि यार मुझे आर्टिस्ट बनना है, मैं कब यहाँ से निकल पाऊंगी, कब वो दिन आएगा। तो आज मैं जो लाइफ जी रही हूँ ना, तो मुझे वही दिन याद आते हैं कि एक दिन इसका सपना देखा था। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, तो ये भी एक छोटा सा बड़ा फनी सा किस्सा है। मेरे पापा ने बोला, क्योंकि बॉम्बे की थोड़ी इमेज खराब है, तो मेरे पापा ने बोला कि बॉम्बे नहीं जाना, पुणे चले जाओ, पुणे से अप एंड डाउन कर लेना अगर कुछ आए तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, अब कुछ तो मान ही गए, कुछ Okay, तो हाँ. मिलेगा, Something is better than एग्जैक्टली। तो मैंने कहा ठीक। तो मैंने कॉलेजेस देखना शुरू करे, पुणे के देखे, हम लोग बहुत लेट हो चुके थे, तो पुणे में भी ये तो वो था कि एडमिशन्स क्लोज। कॉलेजेस एज इन मास कम्युनिकेशन के लिए मास्टर्स करना था मुझे, ओके। तो उसके कॉलेजेस आई वाज फाइंडिंग। पहली बात फैमिली आराम से कन्विंस हो गई कि अच्छा छोड़ दो मेडिकल, छोड़ दो नहीं, उन्होंने बहुत समझाया, बट फिर जब आप ढीठ बन जाओ तो क्या ही करेंगे। एंड दे वर ऑल्सो लाइक, आई थिंक दे ऑल्सो सपोर्टेड मी अलॉट। अगर वो लोग भी अड़ जाते कि नहीं छोड़ना है, तो मुझ में इतने गट्स नहीं थे कि मैं उनके खिलाफ जाकर चली जाऊँ कहीं। Yeah. तो उन्होंने कहा ठीक है, कोर्स देखना शुरू करो, पुणे में कॉलेज ढूंढो। तो ढूंढा, तो वहाँ पे नोटिस था एडमिशन्स क्लोज। फिर मैं बैंगलोर गई, मैं कहा बैंगलोर में भी थोड़ा कल्चर है, अप एंड डाउन कर लेंगे। बैंगलोर में भी नोटिस एडमिशन्स क्लोज। सिर्फ एक शहर में एडमिशन्स ओपन थे, मुंबई मेरी जान। तो ऐसे फिर मुंबई ही ऑप्शन था। एंड देन वी फिल्ड फॉर्म्स ऑफ 3 कॉलेजेस, तीनों कॉलेजेस के इंटरव्यूज मैंने क्लियर कर दिए, और बस फिर ऐसे पहुंच गई। या और आखिरकार फिर वो सपना अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि हर ऐसे एक एब्स्ट्रैक्ट सपने को पूरा करने के लिए हमें कई बार ये टफ चॉइसेस लेनी ही पड़ती हैं। हम सब ने ही शायद कभी ना कभी वो बहुत मुश्किल चॉइसेस लिए हैं। किसी ने वो 9 to 5 फिक्स जॉब छोड़ी है, किसी ने अपना फैमिली बिजनेस छोड़ा है, किसी ने बहुत सारी वो सो कॉल्ड चीज़ें छोड़ी हैं जस्ट अपने उस सपने को पूरा करने के लिए। हाउ फुलफिलिंग इज़ दैट फीलिंग जब अब आप अपना सारा पास देखते हो और आपको ये रियलाइज़ होता है दैट व्हाट ऑल आई हैव गॉन थ्रू, और वो जो चॉइसेस ली थी अब उसका रिजल्ट कैसा है? यार इट्स एवरीथिंग। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आपको उस वक्त आके टोकते हैं ना, ताने मारते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, वही अब आपको कंग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, वही अब आपके साथ बोल रहे हैं कि अरे फोटो तो खिंचवा ले, अब तो तू सेलिब्रिटी बन गई है। ये सब चीज़ें होती हैं। ये वो टाइम होता है जिसके लिए ना वो सारी मेहनत होती है। वो जो इतने टाइम वो बातें सुन रहे होते हैं ना चुपचाप, वो बस वही वाला चल रहा होता है कि बेटा अपना दिन आएगा। एग्जैक्टली। और वो दिन आ जाता है, पता है, अगर आप लगे रहो ना तो वो दिन आना ही आना है। बस आपको यकीन रखना है कि वो दिन आ जाएगा। लाइक मुझे अभी भी याद है जब मैं बॉम्बे में थी, मेरे पास काम नहीं था, आई वाज स्टिल ट्राइंग टू गेट इनटू पोएट्री सर्किट एंड एवरीथिंग। मुझे तब भी पता था कि हाँ एक दिन तो होगा ही, एक दिन तो सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे ही कि अरे वाह क्या काम कर रही है, कितनी फेमस हो गई है। तो आई वाज स्टिल वेरी क्लियर एंड वेरी लाइक मुझे बहुत यकीन था अपने ऊपर उस वक्त भी। सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड। सो ये तो था आपका करियर, आपकी लाइफ चॉइसेस जो आपने ली टू गेट अप टिल हियर। अब आते हैं टू टॉक अबाउट गुंजन कि अभी क्या चल रहा है लाइफ में। सो अभी आई गॉट टू नो दैट यू जस्ट गॉट एंगेज्ड या एंड यू आर गेटिंग मैरिड। Yeah. हाउ इज द फीलिंग?
इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, मतलब खुशी है, बहुत खुशी है, बिकॉज इट्स अ लव मैरिज। तो खुशी है, लेकिन साथ में लव मैरिज में एक चीज़ होती है कि साथ में ना आपको घबराहट भी रहती है। ये एंगेजमेंट से शादी तक का बीच का जो सफ़र होता है, क्योंकि इसमें फैमिलीज बहुत मिलेंगी, आपस में बहुत बातचीत होगी, बहुत सेम चीज़ों पे आना होगा, सेम पेज पे आना होगा। तो लव मैरिज वालों को ना, लव मैरिज वाले कपल्स को अक्सर एक घबराहट भी रहती है कि कोई लड़ ना ले, कि किसी की कलेश ना हो जाए आपस में, ये सब रुक ना अच्छे जाए यार, बड़ी मुश्किल से अरेंज कराया ये सारी Exactly, चीजें। इतनी मुश्किल से हम एक दूसरे को मिले, फिर हमने फैमिलीज को मिलवाया, थैंकफुली सब अच्छे से हो गया। तो अब ये लास्ट मोमेंट पे आके कुछ बिगड़े ना, तो हर टाइम वो थोड़ी थोड़ी घबराहट रहती है, बट आई होप सब अच्छा ही जाएगा। टचवुड, एब्सोल्युटली सब अच्छा ही जाएगा, बट वो घबराहट रहती है। तो अभी जैसे शादियों का सीज़न तो वैसे ही आ रहा है, तो कैसी होती है वो फीलिंग गुंजन, जो मतलब एक होता है एग्जैक्टली जो आपने टाइम पीरियड कहा बिटवीन दैट एंगेजमेंट एंड शादी या फिर रोका एंड शादी, जो पूरा एक कोर्टशिप पीरियड होता है, कैसी होती है वो फीलिंग? लड़कियों के अंदर कैसी वो फीलिंग चल रही होती है? क्या कुछ चल रहा होता है? इज दैट वेरी हाइप्ड अप एक्साइटमेंट या कैसा? आफ्टर ऑल आपकी केस में इट्स अ लव मैरिज, तो कैसा लग रहा होता है? आई थिंक बहुत मिक्स फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि एक तरफ आप बहुत खुश भी हो कि यू आर गेटिंग मैरिड टू जिससे आप प्यार करते हो, उससे आपकी शादी हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन एक तरफ वो एक लड़कियों के तो होती है यार, एक थोड़ी सी सैड फीलिंग होती है। अब तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, अब ऐसा नहीं होता कि लड़कियां पराई हो गई हैं, ये सब नहीं है। बट स्टिल आपको एक चीज़ तो लगती है कि हाँ, अब सारे फेस्टिवल्स में यहाँ नहीं मना पाऊंगी, अब वो चीज़। और पेरेंट्स भी कितना ही मॉडर्न हो जाए, लेकिन पेरेंट्स भी आपको दिखाते रहते हैं कि अरे बेटा अब तो तुम जा रही हो, अब तो तुम पराई हो जाओगी। लाइक मेरी मम्मी कभी भी रोना शुरू कर देती हैं, तो वो फिर वो एकदम से हिट होने लगता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, अब मैं पराई हो रही हूँ क्या? तो वो थॉट्स, मिक्स थॉट्स बहुत आते हैं इस टाइम पे। अब अगर यहाँ पे बात करें, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी व्हेन वी स्टार्टेड आवर पॉडकास्ट विद दिस वन थिंग कि गुंजन का दिल टूटा है। तो कब टूटा था वो दिल, याद है? यार काफ़ी टाइम हो गया, लाइक 2017-18। 17-18। और अब अगेन यू आर गेटिंग लव मैरिज डन, राइट? तो अब इससे सवाल आता है, फ्रॉम अ पोएट, फ्रॉम अ शायर जो इतनी बातें करते हैं प्यार की और हर उस चीज़ की, तो क्या प्यार दोबारा हो सकता है? प्यार कितनी भी बार हो सकता है। आर यू श्योर? या आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। क्योंकि यहाँ पे गाइस हम बात कर रहे हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की, विच अ पर्सन इज गोइंग थ्रू राइट नाउ इन देयर लाइफ। इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस चीज़ के बारे में जानने में, क्योंकि हम सबके प्यारे, हम सबके फेवरेट मिस्टर शाहरुख खान सर ने ये डायलॉग कहा था सालों पहले कि प्यार सिर्फ एक बार होता है, शादी भी सिर्फ एक बार होती है। प्रिसाइजली अगर बोलूँ तो मुझे याद है, हम जीते एक बार हैं, मरते एक बार हैं, प्यार सिर्फ एक बार होता है और शादी भी सिर्फ एक ही बार होती है। और उसी फिल्म में शाहरुख खान ने 2 बार शादी की। या पता है इस चीज़ की तो कोई बात नहीं करता। बिकॉज दैट्स ट्रू। प्यार दोबारा हो सकता है। मुझे लगता है पहला प्यार तो आता ही इसलिए ताकि आपको दिख जाए कि मुझे प्यार से क्या नहीं चाहिए। तो मुझे वो समझ में आ गया था कि मुझे ये नहीं चाहिए अब प्यार में। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग। दैट इज वेरी डीप कि पहला प्यार ये सिखा के जाता है कि क्या नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और पहला प्यार मैंने देखा है अक्सर मैक्सिमम केसेस में नाकाम ही होता है। या वो कामयाब सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों लोग एक दूसरे के साथ ग्रो होना सीख लें, क्योंकि ये शुरुआती एज में हो जाता है आपकी। उसके बाद आपकी ग्रोथ आ रही है, आप पर्सनालिटी चेंज कर लोगे, सब होगा। तो अगर दोनों लोग सेम लेवल पे ग्रो कर लें, अपनी खामियां देख लें, उन्हें सुधार लें, तो वो चल सकता है। लेकिन अक्सर लोग उसमें ईगो स्टेजेस भी आ जाते हैं कि नहीं मैं क्यों सुधारूँ, मैं क्यों करूँ। तो वो सब चीज़ें आ गई तो फिर अक्सर पहला प्यार इसलिए निकल जाता है बस ज़िंदगी से, सिखा कर कि अब ऐसा नहीं चाहिए। और फिर जो दूसरी बार प्यार होता है तो कहते हैं ऐसा, मतलब अगेन जो लोग मान के चलते हैं प्यार के बारे में कि यार जैसा पहला प्यार मैंने उससे किया था ना, जो वैसा होता है वैसा हम दोबारा किसी से कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा होता है? यार मुझे लगता है कि एक तो हर किसी से प्यार अलग होता है। ओके। पहला प्यार जब आपको हुआ तो मुझे एक अलग बटरफ्लाइज फील हुई थी, मैं खुद को पागल सा फील करवाती थी। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये मुझे क्या हो रहा है। ये सब होता है। अभी जब मुझे प्यार हुआ तो मैं अपने करियर में भी बहुत कुछ हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से फील करी, अलग तरीके से जज करी। तो आई थिंक अभी मेरा ग्रोन अप वर्जन प्यार कर रहा है, तो उसका प्यार ऑफकोर्स अलग होगा मेरे टीनेज वर्जन से। लाइक दैट्स वेरी सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने उससे जो प्यार किया था वो मैं इसको तो कर ही नहीं पाऊंगी। आई थिंक उसको मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। करती है वो भी देखा होगा यार वो पॉडकास्ट तो करती है, कुछ ज़्यादा ही करती है। जस्ट बी सेफ या शादी होनी है अभी और एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई। सो जो
दूसरा प्यार है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योरली किया जाता है जब आप दोबारा करते हो? मुझे लगता है ये तो नॉर्मली है कि आपका एक बार दिल टूट गया है ना, तो आप जब दूसरी बार कदम रखोगे तो आप थोड़ा संभल के रखते हो। आप शुरुआत में ही साइंस ढूंढने की कोशिश कर लेते हो। अब तो नए नए वर्ड्स भी आ गए हैं, ब्रेड क्रम्स और ये। ओह गॉड, ओह गॉड, मतलब बोलना नहीं चाहिए बट मेरे को नहीं समझ में मेरे को भी नहीं आते सारे, तो मुझे ब्रेड क्रम्स समझ में आ गया, लेकिन समझ में आ गया, लेकिन समझ में आने के बाद भी समझ नहीं यूज नहीं आते। करना है मतलब। हाँ, मतलब नहीं समझ में आते कि यार व्हाट इज दिस। अभी तो बहुत आ गए हैं नए, बहुत मतलब, और मुझे ऐसा लगता है प्यार इज समथिंग वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी प्योर, या बट लोगों ने अननेसेसरली उसको कॉम्प्लेक्स कर रखा है। ट्रू। मुझे लगता है प्यार सिर्फ एक एहसास ही है। अगर आपको वो एहसास किसी के साथ हो रहा है कि हाँ, इसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, इसके साथ मैं फ़ैसले लेने को तैयार हूँ ज़िंदगी में, बिकॉज आगे जाकर तो ज़िंदगी टफ़ ही होनी है, ईजी तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उसके साथ फ्यूचर देख पा रहे हो और ये समझ पा रहे हो कि हाँ, इसके साथ मैनेज हो जाएगा। और मुझे लगता है, मैं इसलिए सबको बोलती हूँ, मैंने अपने एंगेजमेंट पे भी कहा था कि मुझे अपने रिश्ते पे ज़्यादा यकीन इसलिए है क्योंकि इसमें प्यार के साथ ना दोस्ती घुली हुई है। तो मुझे पता है कभी प्यार फीका पड़ेगा तो हमारी दोस्ती उसे संभाल लेगी और हम वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्यार में दोस्ती होना ज़रूरी है। ज़रूरी है, मतलब रिश्ता थोड़ी आसानी से चल पाएगा अगर आप अपने दोस्त भी हो, तो आप उसके साथ बैठ के हंसी मजाक कर लेते हो, आप साथ में बोर हो सकते हो। तो आई थिंक वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए। अब अगर गुंजन मैं आपसे पूछूं, अगेन पता नहीं क्यों मैं बार बार कुछ होता में ही जाके अटक रहा हूँ यार, बट अगर आई आस्क दिस क्वेश्चन टू यू, प्यार क्या है? व्हाट इज लव फॉर यू? लव इज़ प्यार दोस्ती है। प्यार सच में दोस्ती है? यार मुझे लगता है जब मैं शाहरुख खान का डायलॉग बोल रही हूँ, जिसके साथ मैं दोस्ती नहीं निभा सकती उससे मैं कभी प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि फिर मतलब मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे रिश्ते वही हैं जिनमें दोस्ती खुली हुई है। आई एम इन वेरी गुड टर्म्स विद माई फादर। वाई? बिकॉज वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई कैन टॉक टू हिम एनी टाइम, आई कैन टेल हिम कि ये चल रहा है, आई कैन टॉक टू हिम अबाउट माई फाइनेंसिस। तो मुझे लगता है मेरे लिए हर रिश्ता वही अच्छा माना जाएगा जिसमें दोस्ती खुली होगी, जिसमें वो फ्रेंडलीनेस होगी कि कुछ भी बोल सकती हूँ मैं इनको। तो भी आपने इतने अच्छे से समझाया कि क्यों किसी भी रिश्ते में दोस्ती इतनी ज़रूरी है, और ख़ास करके प्यार में दोस्ती होना क्यों इतना ज़रूरी है। तो इसके बाद ना मेरे माइंड में एक बड़ी कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं पर अच्छी सी चीज़ आ रही है कि अगर सच में प्यार में दोस्ती इतनी ज़रूरी है, सो व्हाट डू यू थिंक, कैन टू बेस्ट फ्रेंड्स बी टू गुड पार्टनर्स? ओह गॉड। मैंने कहा था ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है बट क्रेजी भी है। यार देखो, अगर दोनों के अंदर सेम एहसास है तब तो हो सकता है, लेकिन अगर किसी एक के अंदर आ गया है कि मुझे इससे प्यार चाहिए, दोस्ती नहीं, तो फिर तो मतलब बहुत बुरा होता है। मैं हमेशा लोगों से अपने शोज में, ये डिजास्टर होता है कि एक को हो गया और एक को नहीं। मैं अपने शोज में अक्सर पूछती हूँ कि कभी तुम्हारे किसी बेस्ट फ्रेंड को तुमसे प्यार हुआ है? मतलब सबसे बेकार चीज़ होती है वो, आपकी अच्छी खासी दोस्ती बिगड़ जाती है यार। आप जिसके साथ इतना बात करते थे, पूरी दिल की बातें बांटते थे, अब आप उससे एक बात नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज उसको आपसे प्यार हो गया, और आप वो प्यार दे नहीं सकते, आप उसे दोस्ती देना चाहते हो। बट म्यूचुअल अगर ये हो तो आई थिंक इससे ब्यूटीफुल कुछ है ही नहीं। आई हैव सीन पीपल जो बेस्ट फ्रेंड्स थे पहले और अब दे आर मैरिड ऑल्सो, सो आई गेस दैट्स वन ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप्स। या एंड आई गेस ये ना मेरे को, क्योंकि आजकल ऑफ कोर्स लोगों के लिए ना पार्टनर्स चूज करना इज अ वेरी बिग डील, लोग इजीली तो करते नहीं है, एंड अच्छी बात है, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। और यार लोगों को बहुत एक लेटर स्टेज तक ना वो आता भी नहीं है थॉट कि किससे करें, कैसे करें, क्या करें, और अरेंज मैरिजेस कम ही समझ में आती हैं आजकल लोगों को। तो समटाइम्स आई फील कि यार डोंट यू थिंक कि बेस्ट फ्रेंड्स को आपस में पैक्ट बना लेना चाहिए कि यार अगर इस एज तक हम दोनों को कोई नहीं मिला ना और हम दोनों सिंगल रहे तो शादी कर लेंगे। मुझे तो लगता है बेस्ट फ्रेंड के साथ बनाओ या फिर किसी और क्लोज फ्रेंड के साथ बना लो, बट बनाना ये चल ही जाएगा चाहिए ना कि 35 ले लो यार, 35 इज गुड, 35 ज्यादा है 35। चलो 30 ले लो। अब आपको 25 में पैक्ट बना ले तो फिर मतलब वो तो नहीं, 30 रखते हैं, 30 है ना, कि 30 तक अगर कोई नहीं मिला, कोई नहीं समझ में आया ना तो शादी कर लेंगे। तो व्हाई नॉट यार, मुझे लगता है बेस्ट फ्रेंड्स की तो अच्छी जमेगी यार, क्योंकि ना एक्चुअली लिव लाइक बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर मैरिज ऑल्सो, ऐसा कुछ बदलता नहीं है। कि उसमें फिर ये है ना, किसी का दिल टूटने वाली बात भी नहीं आएगी, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। हमने डिसाइड कर रखा है कि अगर 30 तक ना तेरे को कोई मिला ना मेरे को कोई बट मिली, अक्सर क्या होगा 30 आने से ना पहले ही 28 तक किसी एक को फील होने लगेगा कि यार अभी कर लें क्या। अरे यार ये तो वहाँ नैया डूब जाएगी और बस
ऐसा ही होता है, क्योंकि पता नहीं कैसे वर्ड दिस किसी इज एक को समथिंग प्यार वेरी हो जाता है। क्लासिक। ये हाँ, मतलब ये वर्केबल है। देखो Yeah. मतलब जो लोगों को ऐसा लगता है ना, क्योंकि होते हैं लड़के और लड़कियां बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हाँ. और अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं। चलो बेस्ट फ्रेंड्स छोड़ दो, अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं। तो मेरे को लगता है यार अगर आजकल दोनों को ही कुछ ना मिले ना, तो आपस में कर लो। अब तो यार हो ही गया है, ये मिलना बहुत मुश्किल हो गया है पार्टनर्स का, एक्चुअली अच्छे पार्टनर्स का। तो हाँ, वेरी ट्रू। और इससे ना वही होता है, या ऐसे टॉपिक्स में ना मल्टीपल साइमल्टेनियस क्वेश्चंस अपने आप ही आते हैं। मेरे दिमाग में ये चीज़ आई इसके बाद एज वी वर टॉकिंग। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? मुझे लगता है ऑफ कोर्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। हो सकते हैं, क्योंकि यार दोस्ती ही तो है, दोस्ती क्यों नहीं हो सकती किसी, मतलब लड़का लड़की से क्या ही फर्क पड़ा, दोस्ती एक एहसास है। आपको किसी के साथ, मेरे बहुत दोस्त हैं ऐसे जो हमेशा, अब मैं सोच रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि बट मुझे कभी कभी लगा ऐसा कि शायद दे लाइक मी। ओके। तो आई थिंक लड़कियों के साथ शायद ये होता है ना कि लड़कियों को ऐसा, बहुत सारी गर्ल्स ये कहती हैं कि यार मेरे साथ ये होता है, मैं जिसके साथ भी फ्रेंडशिप करती हूँ और वो अच्छी फ्रेंडशिप होती है, अल्टीमेटली दैट गाय एंड्स अप लाइकिंग मी। आई डोंट नो ये क्यों होता है, बट ये बहुत यूजुअल है। मतलब खैर मेरे रहे हैं एक दो ऐसे दोस्त भी जिनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, टचवुड अब तक। अब तो मेरी शादी होने वाली है तो अब तो वो करेंगे भी नहीं। लेकिन हाँ, काफ़ी सारी दोस्ती में ऐसा हो जाता है कि आप दोस्त मान रहे हो बट सामने वाले को आपसे प्यार हो गया और दोस्ती खत्म हो गई। एट द एंड यू स्टिल फील दैट एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। रह सकते हैं। क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये बहुत ट्रिकी है। या। ये बहुत ट्रिकी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बहुत सारे फिर ब्रेकअप्स के रीजन भी बेस्ट फ्रेंड्स ही बनते हैं। बिल्कुल, ये तो होता है ना, कि आप एक रिलेशनशिप में हो, अब मान लो, और आपका फिर कोई बेस्ट फ्रेंड भी है। लेट्स सपोज यू आर इन अ रिलेशनशिप और आपका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है। तो मैंने देखा है कि बहुत केसेस में ना वो बेस्ट फ्रेंड भी कभी कभी एक रीज़न बन जाता है ऑफ योर पार्टनर गेटिंग जेलस, इनसिक्योर एंड आई थिंक वही है, बहुत ना रेयर होता है। एक तो दो चीज़ें हो जाती हैं, या तो कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए और आपका बेस्ट फ्रेंड भी है, तो या तो रिलेशनशिप में आने के बाद आपका बेस्ट फ्रेंड से मिलना कम हो जाएगा और वो दोस्ती धीरे धीरे फेड आउट हो जाएगी। या फिर अगर आप स्टिल वही दोस्ती मेंटेन कर रहे हो कि आप अभी भी उसके साथ हैंग आउट कर रहे हो, आपको रोज़ मिलना है उससे, आपको रोज़ रात को उससे 1.5 घंटा बात करनी है, तो शायद आपका पार्टनर इनसिक्योर होने लगे और फिर शायद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगे। तो मुझे लगता है दोनों में से एक चीज़ करनी ही पड़ती है, या तो दोस्ती देख लो या रिश्ता देख लो, थोड़ा करना पड़ता है मुझे लगता बट आई गेस हाँ, ये बात आई गेस सही भी है कि जब तक यू बोथ आर जस्ट फ्रेंड एंड बोथ आर सिंगल, तब तक ठीक है, आप कैसे भी रह सकते हो, कितना भी फन करो, हैंग आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वंस यू आइदर ऑफ द टू गेट्स इनटू अ रिलेशनशिप, फिर वो उस बॉन्ड को थोड़ा सा फेड करना ज़रूरी भी होता है। ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ है कि आप, अगर आपको लगता है ना कि नहीं यार ये मुझे दोस्ती मानता है, ये मुझे ब्रो की तरह ही ट्रीट करता है, ये इसके दिल में नहीं है फीलिंग्स, आप उस लड़के को अपने पार्टनर से मिला दो। लड़के ना बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। वो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा, बात करने से समझ में आ जाएगा। तो अगर लड़के को फिर लग गया कि हाँ ये तो बहुत सेफ है, फिर इट्स चिल, फिर उसका भी वो दोस्ती बन जाए। मैंने ऐसी भी चीज़ें देखी हैं कि वो भी उसके लड़का बेस्ट फ्रेंड से दोस्त बन गया, तो ये भी हो सकता है। एंड व्हाट टेल मी, जैसे कई बार क्या होता है, यू आर अ गर्ल, आपका एक मेल बेस्ट फ्रेंड है, आपका एक बॉयफ्रेंड भी है। अब आपका बॉयफ्रेंड आपके मेल बेस्ट फ्रेंड से जेलस हो रहा है कि यार ये क्यों तेरे को फ़ोन करता रहता है, क्यों इसको बार बार तेरे से हर दूसरे दिन मिलना है, क्यों इसको हर बात जाननी है। एंड ही टेल्स यू कि यार थोड़ा सा कम कर दे, अब कम कर दे, मतलब इतना नहीं होता हर टाइम। डू यू थिंक दिस इज़ राइट एंड शुड इट, वो थोड़ा सा फेड करना चाहिए उस पॉइंट पे? आई थिंक यार दिस इज़ तो फालतू की थोड़ी इनसिक्योरिटी। मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे फेड आउट भी करना है ना, तो वो मेरा डिसीजन होना चाहिए। मुझे ये लगना चाहिए कि हाँ, मतलब मुझे अब इसको ज़्यादा टाइम देना है, तो आई शुड थोड़ा टेल हिम कि भाई आज बात नहीं करेंगे, कल मिलेंगे, अब रोज़ नहीं मिलेंगे, अब हफ्ते में एक बार मिल लेंगे, ऐसा। लेकिन इट शुड बी माई डिसीजन। अगर वो मैं ये डिसीजन मुझे बनाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज माई पार्टनर इज़ इनसिक्योर, तो फिर पार्टनर कैन बी इनसिक्योर, किसी से भी हो सकता है। कल तुम्हारे बॉस से इनसिक्योर होने लगेगा, कल तुम्हारे किसी और दोस्त से इनसिक्योर होने लगेगा। तो आई थिंक मैं फिर इस चीज़ में मैं थोड़ा ट्रिगर हो सकती हूँ, तो इट शुड बी माई डिसीजन। एंड विल इंडिपेंडेंटली यू टेक दिस डिसीजन? आई डू, बिकॉज मुझे प्रॉब्लम हो सकती है अगर मेरे पार्टनर किसी लड़की के साथ रेगुलर रहेगा, तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई विल मेक श्योर कि जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो मैं भी ना करूँ। तो वो मेरा डिसीजन होगा कि मैं अपने आप, और मैं बहुत ही स्लाइटली वो चीज़ कर सकती हूँ। आई नो दैट लड़कियाँ कर सकती हैं, और लड़कियाँ करती हैं, क्या करती हैं वो? करती हैं यार। अगर आप, मुझे लगता है फिर आप अनफेयर मत हो। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अपनी गर्ल बेस्ट फ्रेंड से थोड़ी दूरी बना ले, बट आप अब भी चिपके हुए हो,
तो फिर आई थिंक वो मुझसे नहीं हो पाएगा. आप फेयर रखो दोनों साइड पे और आप स्मूथली सब कुछ कर सकते हो. आप वो दोस्ती भी मैनेज कर लोगे, रिलेशनशिप भी कर लोगे, अगर आप चाहते हो करना तो. गुंजन, अभी हमने जस्ट बात करी इनसिक्योरिटी की, आप बोल रहे थे इनसिक्योरिटीज़ वो अननेसेसरी इनसिक्योरिटी बन जाती है. तो इसी से सवाल आता है कि अक्सर कहा जाता है कि जहाँ प्यार है वहाँ जेलसी होगी, थोड़ी बहुत जलन होगी. तो क्या एक रिश्ते में, प्यार में जेलसी होना सही है? मुझे लगता है कि हर इमोशन सही है. ओके. जेलसी, सैडनेस, एंगर भी सही है, एनवी भी सही है. इट्स जस्ट हाउ यू एक्सप्रेस इट. ओके. अगर आपको किसी से जेलसी हो रही है और आप अपने पार्टनर को अवॉइड करने लग गए उस वजह से, आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हो, उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो गलत है. अगर आपको जेलसी हो रही है, आप अपने पार्टनर को बैठ के बता रहे हो कि मुझे इससे ये लग रहा है, जस्ट बिकॉज मेरे साथ पहले ये ऐसा हो चुका है, मेरी वो चीज़ ट्रिगर हो रही है, कैन वी वर्क ऑन इट. चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं. पार्टनर अगर समझदार है तो वो भी समझेगा, वो भी अपना इनपुट देगा एंड यू विल सॉल्व इट. बट वही है कि आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो. अगर आपने एक्सप्रेस कर दिया चिल्ला के, सामने वाले तक बात ही नहीं पहुंची, उस तक सिर्फ वो चिल्लाने वाली आवाज़ें पहुंची, कुछ सॉल्व नहीं होगा. सो दिस इज इट. और जब हम थोड़ा सा ज़्यादा ही पॉजेसिव हो जाते हैं, जब हम थोड़ा सा ज़्यादा ही जेलस हो जाते हैं कि यार, जब ऐसा आ जाता है कि यार जस्ट मेक अ चॉइस, आइदर फॉर एग्जाम्पल कि या तो बेस्ट फ्रेंड या मैं. मान लो एक लड़की की लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है कि यार योर पार्टनर इज सेइंग ठीक है यार, मेक अ चॉइस, आइदर योर बेस्ट फ्रेंड विल स्टे और आई विल स्टे. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड शी डू एट दैट टाइम? या वो सिचुएशन कैसी होती है? क्योंकि आती है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, पार्टनर्स वो हो जाते हैं कि ऑफ कोर्स आती है, बट मुझे लगता है कि ये एकदम से नहीं आ जाएगी कि रैंडमली एक दिन उठ के आपका पार्टनर बोल रहा है कि मी और हिम. इसकी शुरुआत आपको दिख जाएगी. आपको शुरुआत में दिख जाएंगे कि योर पार्टनर इज नॉट कंफर्टेबल व्हेन दैट योर मेल बेस्ट फ्रेंड इज अराउंड. आपको थोड़े साइंस पकड़ने पड़ेंगे. आई थिंक मैं तो बहुत इमोशनली अवेयर हूँ, मैं रूम पढ़ लेती हूँ, मुझे समझ में आता है कि इफ़ माई पार्टनर इज बीइंग अनकंफर्टेबल अराउंड समवन, आई ट्राई कि मैं उन लोगों को तो आपस में कम ही मिलाऊँ और मेरा भी धीरे धीरे कम हो जाता है, बिकॉज नाउ माई पार्टनर इज़ माई प्रायोरिटी. सो आई थिंक इट्स योर चॉइस. अगर उसको, वो लड़की उस स्टेज में है 21-22 ईयर्स ओल्ड और उसको लग रहा है कि यार इससे पता नहीं चलेगा, मैं दोस्त ना खो दूँ उस चक्कर में, शी विल चूज़ लाइक हर बेस्ट फ्रेंड ओवर पार्टनर. तो आई थिंक उस एज से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, आप लाइफ पे किस स्टेज पे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. बट आपको कोई भी चीज़ रैंडमली नहीं दिखेगी. कोई इंसान एक रैंडमली आपको एक दिन चिल्लाता हुआ नहीं दिखेगा. आपको साइंस दिख जाएंगे कि उसको दिक्कत हो रही है. रीड द साइंस, वर्क ऑन इट. नहीं, वेरी फेयर, वेरी फेयर. या सो गुंजन, हम इन सारी बातों के बाद अब आते हैं हम अगेन, आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टक हियर, बट एज यू आर गेटिंग मैरिड एंड अभी कुछ वक्त में आपकी शादी है एंड यू आर डूइंग सो ग्रेट इन योर लाइफ, even if we talk professionally, you are doing so amazing, you are everywhere, you are a full-time poet, an artist, you are shooting, you are doing, you know, open mics, shows and everything. तो एक ऐसा हैपनिंग फुल फ्लेजेड करियर होने के बाद व्हेन इट कम्स टू मैरिज, आई गेस ये थोड़ा सा डिलेमा हर लड़की के मन में आता होगा कि यार अब शादी होने वाली है, क्या मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ को एक साथ अपनी पर्सनल लाइफ को एक साथ मैनेज कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कैसे सब होगा, व्हाट इज़ दैट फीलिंग? बिकॉज आई एम श्योर अभी वो आपके मन में वो सारी चीज़ें चल रही होंगी. सो व्हाट इज़ दैट एंड हाउ इज़ दैट? आई थिंक मतलब ना, मैं बोलती भी हुई है कि करियर ओरिएंटेड लड़कियां और शादी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, क्योंकि बहुत, और हमारी सोसाइटी एंड कंट्री में तो बहुत. एग्जैक्टली क्योंकि इतनी मेहनत करके आपने अपना करियर खड़ा किया है, अब आपको डर लगता है, क्योंकि शादी के बारे में इमेज वही बनी हुई है ना कि शादी के बाद तो लड़की की लाइफ विल बी अबाउट फैमिली ओनली, अबाउट दिस थिंग ओनली. तो डर लगता है. बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर पार्टनर अबाउट इट, और नॉट टॉक जब शादी अगले दिन हो, टॉक व्हेन जब आप शादी के लिए हाँ कर रहे हो. जब शादी एग्जैक्टली आप तभी बात कर लो जब आप शादी के लिए हाँ कर रहे हो कि भाई ये तो मेरी कंडीशन है कि मैं अपने करियर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी. इस पे लिखा भी था मैंने कि डर बदलाव से नहीं, ख्वाबों की कैद होने से लगता है. डर शादी से नहीं, खुद को खोने से लगता है. तो आई थिंक यही है कि आपको खुद को खोने का जो डर सताता है ना, कि यार मैं अपनी आइडेंटिटी ना खो दूँ, मैंने जो इतनी खड़ी की है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं उसको ना खो दूँ. बट आई थिंक सॉल्व हो सकता है. आजकल फैमिलीज़ बहुत बदल रही हैं, पहले की तरह नहीं रही हैं चीज़ें. तो आप कम्युनिकेशन क्लियर रखो, आधे ज़्यादा दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं अगर कम्युनिकेशन क्लियर है तो बस यही है. और कभी ऐसा आता है मन में कि यार अगर किसी पॉइंट पे चूज़ करना पड़ गया तो क्या? क्योंकि बहुत बार मन में ऐसी बातें आती हैं लड़कियों की, और बहुत घरों में ऐसा होता भी है कि यार एक स्टेज आती है फिर ऐसी कि यार अब आपको चूज़ ही करना पड़ेगा, या तो फैमिली देख लो या करियर देख लो. ऐसा कभी थॉट आता है मन में?
आई होप ऐसा दिन कभी ना आए ओके, होपफुली बट मतलब यार मैं तो यही मानती हूँ कि अगर आपने पहले से बातें क्लियर करके रखी हैं और सामने वाली फैमिली ने, सामने वाले लड़के ने वो एक्सेप्ट किया है कि हाँ ठीक है, वील मेक श्योर कि तुम्हारे करियर के बीच में कुछ नहीं आएगा, तब आई थिंक यू कैन गो फॉर इट, लाइक यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन. अब आप उससे शादी कर रहे हो, इतना भरोसा कर ही रहे हो, तो ये भी भरोसा कर लो कि वो आपके सपनों को संभालेगा, आपके सपनों के बीच में कुछ आने नहीं देगा. सो इट्स ऑल अबाउट फेथ एंड ट्रस्ट एक्चुअली. ओके. सो हमारी सोसाइटी में ये नोशन है, कहा जाता है, सो मेनी पीपल, आंटीज से दिस अलॉट, यार प्लीज़ कोई ऐसे पर्सनली हिट मत होना, जनरली टेलिंग, कि ऐसा कहते हैं हमारी सोसाइटी में कि यार नहीं मैनेज हो पाता, नहीं कर पाती लड़कियां, एक पूरा फुल टाइम करियर कर रहे हो आप, पूरा फुल टाइम जॉब कर रहे हो कहीं पे, आप एक फुल फ्लेजेड अपने प्रोफेशन में हो और फिर आप पूरी तरह से फैमिली भी संभालो, फैमिली को भी देखो, तो नहीं हो सकता मैनेज, इट्स नॉट पॉसिबल. सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर टेक, हो सकता है मैनेज, नहीं हो सकता? लड़के कर रहे हैं ना मैनेज, लड़के नौकरी भी जा रहे हैं, लड़के आके अपनी बीवी के साथ, अपनी मम्मी पापा के साथ भी बैठ रहे हैं. तो आई थिंक आप इसको बस ऐसे ही देखो. आपने जहाँ डिफरेंस डाल दिया कि ये लड़की है, कि मतलब वो नहीं होना चाहिए कि लड़का घर आ रहा है ऑफिस से तो अरे कितना थक हार के आ रहा है, और लड़की आ रही है तो इतनी लेट क्यों आई है, अब तुझे घर का भी काम संभालना है. नहीं, शुरुआत से ही क्लियर होना चाहिए कि घर हम दोनों संभालेंगे, फैमिली हम दोनों संभालेंगे. कभी मैं लेट हो रही हूँ तो तुमने कुछ बना दिया, कभी तुम लेट हो रही हो तो मैंने कुछ बना दिया. रोल्स डिफाइन नहीं करने हैं कि तुम बीवी हो तो खाना बनाना तो तुम्हारा ही रोल है, ये डिफाइन ही नहीं होना चाहिए. और आई थिंक आजकल की मैरिजेस में डिफरेंस आ गया है, लोग समझ रहे हैं कि मैं लड़की हूँ तो ये मतलब नहीं है कि मेरा काम पूरे दिन किचन में खाना बनाना ही रह गया है. मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपना काम करके वापस आऊँगी, दोनों साथ में मिलके खाना बनाएंगे, साथ में खाएंगे, सो जाएंगे. सो दिस इज़ इट. आई थिंक ये जब तक क्लियर है कि हम लोग रोल्स में नहीं फंसेंगे, तब तक अच्छी खासी मैरिज चल सकती है. हाँ, प्रॉब्लम आई गेस वहाँ पे आ रही है जहाँ पे एक लड़की सुबह 7 बजे उठ रही है, पहले ब्रेकफास्ट बना रही है, सबको सर्व कर रही है, फिर उसके बाद 10 बजे ऑफिस भाग रही है, पूरा दिन ऑफिस में काम कर रही है, रात को 8 बजे ऑफिस से आ रही है, फिर सबका डिनर बना रही है, सबको सर्व कर रही है, फिर रात को 12 बजे सो रही है, और फिर सुबह फिर 6-7 बजे उठ के फिर सेम कर रही है. आई गेस वहाँ पे उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है. ये तो इनह्यूमन है यार. अगर इतना किसी पे प्रेशर आ गया है तो आज नहीं तो 3 साल बाद उसको लगने लगेगा कि छोड़ देती हूँ नौकरी, नहीं हो रहा है अब, घर ही संभाल लेती हूँ, जब संभालना ही पड़ रहा है. तो आता ही है आपके दिमाग में, आप कितना प्रेशराइज करोगे खुद को. तो उस टाइम बहुत ज़रूरत है कि आपका पार्टनर ऐसा हो कि वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन पाए और काम बांट पाए. काम जब बढ़ जाएंगे तो इतना किसी पे प्रेशर ही नहीं आएगा यार. फैमिली संभालना इतना मुश्किल है नहीं, बस ये है कि किसी एक पे भार डाल दिया जाता है तो वो मुश्किल हो जाता है. तब इसलिए फिर कहते हैं कि यार वो जब एक पे ही भार होता है तब नहीं मैनेज हो पाता, एंड वो नोशन ही वही है एक्चुअली. और आजकल की लड़कियां सब इंडिपेंडेंट है, सबको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना भी है, रहना भी चाहती हैं अपनी मम्मियों को देख देख कर कि हाँ भाई इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक अब की लड़कियां तो पहले से ये कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगी कि देखो काम बटेंगे. और सही भी है, इसमें कुछ गलत नहीं है. बिल्कुल, ये होना भी चाहिए और ये सही भी है, राइट. आई थिंक ये नहीं होगा तो फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना, कि उसने अपने सपनों को छोड़ के वो आपसे शादी कर ली, और वो कॉम्प्रोमाइज़ शायद फिर वो उस टाइम पी जाए वो घूंट, लेकिन आगे जाकर जब वो लोग होते हैं ना, जो कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो बहुत इरिटेटेड रहते हैं, वो जवानी की इन चीज़ों का गुस्सा ही होता है जो निकल रहा होता है तब, कि अपने सपने मारे थे तब, अपना ये किया था तब. तो उस स्टेज पे आप जाओ ही मत, आप स्टार्टिंग में ये सब क्लियर रखो. वेरी राइट, वेरी राइट. तो जैसा गुंजन आप अभी एक शायर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एंड यू आर डूइंग ग्रेट, बट इससे पहले यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, आप नर्सिंग के बैकग्राउंड से आते हैं, यू नो अ लॉट अबाउट मेडिकल इन्फोर्समेंट, और पूरे उस मेडिकल बैकग्राउंड को आप बहुत क्लोजली समझते हैं, आप उस पूरे पैराडाइम में रह चुके हैं. अभी रिसेंटली जब कोलकाता में एक बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हुई थी आरजी कर मेडिकल इंस्टीट्यूट में, जब वो केस हुआ था, उस वक्त पे जब आपको ये पूरा सीन पता चला, ये जब सब कुछ आपको पता चला, व्हाट वाज योर रिएक्शन टू इट? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फर्स्ट, यू आर अ ह्यूमन, वी ऑल आर इन ह्यूमन. सो सबसे पहली चोट हमें बीइंग अ ह्यूमन लगी थी कि यार चल क्या रहा है सोसाइटी में, हमारी ह्यूमैनिटी कहाँ गई है. सेकेंड ऑफ ऑल, यू आर अ वुमन, यू आर अ फीमेल, एंड शायद बीइंग अ वुमन आप हम सबसे थोड़ा सा ज़्यादा, लड़कों से थोड़ा सा ज़्यादा उस पेन को, उस चीज़ को, उस फीलिंग को समझ पाएँ. और थर्डली, मोर इम्पॉर्टेंटली, आप उस मेडिकल बैकग्राउंड से ही हैं, तो जो कुछ भी हुआ आरजी कर में और एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ ये हुआ, तो आप उस मेडिकल बैकग्राउंड से भी आते हैं. तो उस पूरे सिनेरियो पे आपका उस वक्त पे क्या रिएक्शन था? व्हाट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम?
आई थिंक आई वॉज ऑफकोर्स हम सभी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे वो Yeah. पढ़ के, तो आई वॉज ऑल्सो वेरी डिस्टर्ब. मेरे बहुत दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं आज, जिनके साथ मैं पढ़ाई करती थी, MBBS में थे वो लोग, मैं नर्सिंग में थी. तो सबकी स्टोरीज पे यही था, सब जिनसे भी बात हो रही थी सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे. एंड आई थिंक इट वॉज़ वेरी बैड. पहली बात तो ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट ये किसी ऐसी लड़की के साथ हुआ जो अपने काम पे थी. लाइक यू नो, जब हम पोस्टिंग से हॉस्पिटल पहुंचते थे, हमारी नाइट शिफ्ट होती थी, तो घर पे हम मैसेज को छोड़ देते थे कि मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ. तो पेरेंट्स ऐसे हो जाते चलो अब ये सेफ़ है. तो आप अपनी वर्क प्लेस में जहाँ आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली ये सोच के बैठी है कि चलो यहाँ ये सेफ़ है, वहाँ आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आई थिंक बहुत गलत है. और मुझे उससे ज़्यादा गलत लगा था कि उसके बाद भी आई डोंट नो आपने देखा नहीं देखा, बट बहुत लोग लड़की पे ही सवाल उठा रहे थे कि जाने की क्या ज़रूरत थी इतनी सुनसान जगह पे, क्यों गई इतनी सुनसान जगह पे. तो आई थिंक यही होता है, लोग लड़कियों के नाम पे सवाल उठाते रहते हैं और ये नहीं देखते कि लड़कियां ना घर में सुरक्षित हैं अब और ना अपने काम पे. आई गेस ये वो क्वेश्चन मार्क उठना कभी बंद ही नहीं हुआ इस सोसाइटी में, और वो हमेशा उसी डायरेक्शन एक ही तरफ उठते हैं सवाल. एग्जैक्टली हमेशा, लाइक कभी कपड़ों पे, कभी जगह पे, हर चीज़ पे उठ जाते हैं. बट आप ये देखिए ना कि किसके साथ नहीं हो रहा है. 3 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की औरत से लेकर सबके साथ हो रहा है. किस किस के आप कपड़े देखेंगे, जगह देखेंगे. और एक चीज़ और है, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स से ये बात सुनी है, बहुत सारी वुमेन से ये चीज़ मैंने सुनी है कि मैक्सिमम लड़कियां ये कहती हैं दैट ऑलमोस्ट ऑफ देम उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी किसी ना किसी जगह पे अपने साथ ऐसा कोई मिसबिहेव, ऐसा कोई गलत तरीके का लुक, कोई एक्शन, किसी भी तरीके का ऐसा मिसबिहेवियर फील किया है, गो थ्रू किया ही किया है. इज इट ट्रू? इट्स डेफिनेटली ट्रू. लाइक मैं आज तक किसी एक लड़की से ऐसी नहीं मिली हूँ जिसके साथ या तो कुछ हुआ नहीं है या उसने कुछ फील नहीं किया है. लाइक देखने की बात तो बहुत ही नॉर्मल है. आप अगर बाहर निकल रहे हो तो जस्ट वी आर ऑलवेज रेडी कि हमें 10 लोग ऐसे अजीब तरीके से देखेंगे या घूरते ही रह जाएंगे और पीछे ही नहीं मुड़ेंगे. ये तो बहुत नॉर्मल है. मतलब बहुत अजीब लगता है और शर्म की बात है ये कि इतना नॉर्मलाइज हो गया है, बट इट्स वेरी नॉर्मल फॉर अस. और रही मिसहैप की बात, तो ये भी होता रहता है. आप ट्रेन में हो, आप कहीं भीड़ भरी मार्केट में हो, कुछ रैंडम टच आपको फील हुआ और आपने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं है. ये सब रेगुलर बेसिस पे होता है एंड आप कुछ कर नहीं सकते. आप किससे लड़ोगे? आपको कई बार तो चेहरा भी नहीं दिखता कि किया किसने. और वही है कि लड़कियां अक्सर ये बातें अपने घर पे भी नहीं बताती, क्योंकि घर वालों का रिएक्शन होगा कि नहीं फिर अब से वहाँ नहीं जाना, अब से अकेले नहीं जाना, अब से जाना ही नहीं है. बंदिशें हम पे ही लग जाएंगी अगर हमने ज़्यादा जिक्र कर दिया इन बातों का. तो इसीलिए शायद जिक्र ही नहीं होता. इसलिए जिक्र नहीं होता. और अगर बाद में हो तो होता है कि तब कहाँ थी, तब क्यों नहीं बोली, तब क्यों चुप थी. जैसे जो मीटू का सीन हुआ था पूरा, उस पर यही सवाल उठे ना कि तब क्यों नहीं बोला. बट एज अ गर्ल आई कैन से इट्स वेरी डिफिकल्ट. लाइक लड़कों ने बहुत आसानी से उस टाइम बोल दिया था कि जब ये हो रहा था तभी उसके मुंह पे थप्पड़ मारती. नहीं मार सकते आप. वो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, वो आपको कल मार के कहीं फेंक भी देगा, आपको पता नहीं चलेगा. इट्स नॉट दैट ईजी कि आप तुरंत रिएक्ट कर दो. कभी कभी आपको प्रोसेस होने में 2 दिन लग जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था क्या. 2 दिन लग जाते हैं आपको प्रोसेस करने में. तो आप रिएक्ट कर ही नहीं सकते एकदम से. और फिर ये भी डर रहता है कि चलो हर किसी की फैमिली उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो अगर मैंने बता दिया कि यार आज रास्ते में ये हुआ था या आज यहाँ जाते हुए होता, तो शायद कल से भेजा ही ना जाए. एग्जैक्टली उनका पहला रिस्पॉन्स है आपको प्रोटेक्ट करना. हाँ. तो वो गलत नहीं है अपनी जगह. उनके दिमाग में यही आएगा कि बेटा वहाँ पे होता है, अब तुम वहाँ नहीं जाओगी अकेले, अब तुम इस टाइम से इस टाइम तक घर में रहोगी. हाँ. उनका सही है कि वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या हुआ, हम ही रुक गए ना. हम ही अपने काम नहीं कर पा रहे, हम ही अपने काम पे सही से नहीं जा पा रहे. तो फिर इस चक्कर में होता है कि मत बताओ. और एक टाइम के बाद तो इतना नॉर्मल होने लगता है ये सब कि आपको लगता है कि लेट इट बी. कैसी होती है वो फीलिंग? मतलब बीइंग अ गाय, आई गेस मैं नहीं समझ सकता. आई गेस कोई भी लड़का उस फीलिंग को नहीं समझ सकता जो एक लड़की गो थ्रू करती है जब वो बाहर जाती है, जब वो स्टेप आउट करती है, चाहे वो कितनी ही इंडिपेंडेंट, कितनी ही रोबस्ट क्यों ना हो. बट डू यू फील दैट फियर विद इन कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है? एब्सोल्युटली. लाइक एवरी टाइम इट्स वेरी स्कैरी. एंड जब भी हम कोई केस पढ़ते हैं ना, तो हर लड़की के दिमाग में पता यही आता है कि ये मैं भी हो सकती थी. क्योंकि उस लड़की, अब जैसे आप मेडिकल कॉलेज वाले केस की बात कर रहे थे, वो तो अपने काम पे गई थी ना, उसको थोड़ी पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा. कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है. यू आर ऑलवेज, मुझे लगता है हमेशा ना फ्लाइट और फाइट मोड पे रहती है लड़कियां जब वो बाहर होती हैं. लाइक दे आर, अगर वो फ़ोन में भी हैं तो उनकी नज़रें यहाँ भी होंगी, पीछे भी बीच बीच में देखती रहेंगी, बिकॉज वी आर ऑलवेज रेडी कि अब क्या हो जाएगा और हमें किससे बचना पड़ेगा. तो आई थिंक अब तो ये इतना नॉर्मल हो गया है यार कि ये वे ऑफ लिविंग बन गया है हमारा.
क्योंकि नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन फील कि चेंजेस आ रहे हैं, मुझे तो सिचुएशन और बिगड़ती हुई दिख रही है। बिकॉज इन नॉट जस्ट ऑफिसेज या ऐसा कुछ, मेट्रोज वगैरह में, ओपन प्लेसेस में भी ये बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जैसे नॉर्मली चले जाते हैं कि यार चलो कहीं घूम के आते हैं, लेट्स गो आउट, बट आई गेस लड़कियां जब ऐसे बाहर जाती हैं तो उनका कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें भी चलती रहती हैं कि यार आपको सब सोचना पड़ता है कि आप इस टाइम जा रहे हो, तो आप अगर आप कभी गए नहीं हो उस एरिया में तो आप एक दोस्त से पूछ लोगे कि ये सुनसान रहता है क्या एरिया। नॉर्मली आप पूछ लोगे क्यों सुनसान रहता है, बिकॉज आपको पता है सुनसान होगा तो कुछ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप बहुत प्रिकॉशंस लेके आप बाहर निकलते हो, और जब आप निकल भी रहे हो तब भी आप बहुत कॉशियस रहते हो हर चीज़ से कि कौन मुझे देख रहा है, कौन वहाँ बैठा है। अगर मेट्रो सीट पे कोई अजीब इंसान बैठा है और मुझे घूरे जा रहा है तो मैं मेक श्योर करूँ कि मैं उसके बाजू में ना बैठूँ। बहुत सारी चीज़, मतलब एक रेगुलर कैलकुलेशन जो आपके दिमाग में चलता ही रहता है, विच इज़ वेरी सैड, बट क्या करें। What do you think, कुंजन? What do you think is the solution? मतलब मैं शायद ये अब मुझे लगने लगा है कि यार कितने वक्त से कितनी बार सॉल्यूशंस की बात करी गई। जब निर्भया हुआ तब बात हुई, उन्नाव वाला केस हुआ तब बात हुई, ना जाने कितने केसेस में नेम करता रह जाऊंगा। हर बार जब ऐसा कोई केस होता है तो सॉल्यूशंस लोग बात करते हैं, ये करा जाए, वो करा जाए, ऐसे करा जाए, वैसे करा जाए। बट आस्किंग अ गर्ल व्हाट डज अ गर्ल वांट, चलो मैं आपसे सॉल्यूशन भी छोड़ो, मैं सीधा इतना ही पूछ लेता हूँ कि एक लड़की क्या चाहती है सोसाइटी से, अपनी लाइफ से, अपने आसपास के लोगों से। व्हाट डज अ गर्ल एक्सपेक्ट? यार बेसिक है कि एक ह्यूमन की तरह जीने दो और सेफ्टी फील हो हर जगह। मैं नहीं कह रही कि हर जगह गार्ड्स खड़े हों, बट आई थिंक लोगों में ही वो चेंज आना चाहिए कि गार्ड्स की ज़रूरत ही कि ना पड़े, गार्ड्स की ज़रूरत ही ना पड़े, हमें बचाने की ज़रूरत ना पड़े, हम नॉर्मली घूम पाएँ और हमें ये पता हो कि हाँ कुछ नहीं होगा। वो चीज़ है ही नहीं। मुझे लगता है कि जब तक ऐसा नहीं होगा ना कि जिसने ये किया उसके साथ तुरंत एक्शन लिया गया और तुरंत कुछ उस पर लॉ सिस्टम लगाया गया, तब तक कुछ नहीं होगा। लंबे लंबे केस चलते रहते हैं, कुछ नहीं होता। लोगों को डर ही नहीं है भाई। कितने लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं, बेल पे बाहर आते हैं, बाहर निकल के फिर वही क्राइम करते हैं। कितने बार ऐसे केसेस सुनने को आए हैं। तो लोगों को डर ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो डर जब तक नहीं आएगा, लोग अपने आप को कंट्रोल में रखना सीखेंगे ही नहीं। और मुझे लगता है उससे भी बड़ी बात ये है कि लड़कों के पेरेंट्स बचपन से ही उनको समझाते हैं ना, जो उसमें बहुत चेंजेस लाने की ज़रूरत है। बचपन से ही उनको सिखाने की ज़रूरत है कि यू शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, और कैसे आपको बाउंड्रीज समझनी है लोगों की, कैसे आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना है। आपको गुस्सा आ रहा है तो कैसे अपने आप को समझाना है। आपको लस्ट फील हो रहा है, जो टीन एज में जाके जो पेरेंट्स बात नहीं करते, आई थिंक उस टाइम बहुत ज़रूरत है बात करने की। होता है, दिस इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। मैंने कहा ना, हर इमोशन वैलिड है, इट्स जस्ट हाउ यू एक्ट ऑन इट। लोग एक्ट गलत तरीके से कर देते हैं, तो वो पेरेंट्स सिखा सकते हैं। पेरेंट्स को नहीं आता तो वो उसको काउंसलर के पास भेज सकते हैं, बट बहुत ज़रूरत है कि राइट पेरेंटिंग हो। जब तक राइट पेरेंटिंग नहीं होंगी, फॉल्टी एडल्ट्स बनते रहेंगे और वो जाकर क्राइम करते रहेंगे। सो दैट्स वेरी ट्रू। वी ऑलवेज टीच गुड टच एंड बैड टच टू आवर डॉटर्स एंड एवरीथिंग, बट आई गेस लड़कों को भी सिखाना जरूरी है, द राइट वे टू टच एंड द रॉन्ग वे एंड बैड वे टू टच। एग्जैक्टली, नॉट जस्ट अ गर्ल बट एनीवन, आई गेस, फॉर दैट मैटर। ट्रू। तो गुंजन, हमने कुछ इतनी डीप बातें करी अभी अबाउट गर्ल्स, देयर फीलिंग्स, वो क्या कुछ फील करती हैं। तो अब इसके बाद ना एक चीज़ आती है मन में, टू रियली नो टुडे, आई वांट टू आस्क दिस आउट टुडे, कि एक लड़की सच में क्या चाहती है। मैं एक एक करके पूछता हूँ। एक लड़की अपनी फैमिली से क्या चाहती है? हर पेरेंट्स, हर ओन फैमिली। आई थिंक लड़की अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से यही चाहती है कि वो ना दुनिया वालों की बातों से ज़्यादा अपनी बच्ची पर यकीन करे। क्योंकि दुनिया वाले बोलते रहेंगे, दुनिया वाले ताने मारते रहेंगे, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप उनकी नहीं सुन रहे, आप अपनी बच्ची की बात मान रहे हो। उस पर मैंने लिखा भी था कि नाम बड़ा मैं कर पाऊँ, इतना मुझे हक वो दे, जिन्होंने कसे हैं ताने कई दफ़ा, फिर वही आकर कहें कि ऐसी लड़की भगवान सबको दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और इसके लिए, ये होने के लिए शायद बस वो पेरेंट्स का साथ और विश्वास ही चाहिए। सब वो पेरेंट्स की ही खुशी चाहती हैं यार, लड़कियां भी, लड़के भी पेरेंट्स की खुशी चाहते हैं, लेकिन लड़कियों का ये होता है कि पेरेंट्स कभी कभी ना घबराहट के मारे दूसरों की ज़्यादा मानने लगते हैं कि दूसरे प्रेशर डाल रहे हैं शादी का, तो वो भी बच्चे पे शादी का प्रेशर डालने लगेंगे। तो मुझे लगता है कि आप शादी पे मत डालो प्रेशर, आप उसका करियर बनाने में पैसा डालो, वो अपने आप आपको रिटर्न्स दे देगी भले भले। शादी खुद ही कर लेगी यार, खुद इतना ही कमा कर लेगी, लेगी। एग्जैक्टली। तो उसके बाद जो अगला एक स्टेज आता है,
एक लड़की अपने पार्टनर से, अपने पार्टनर की फैमिली से, अपने इन लॉज से, अपने पार्टनर से क्या चाहती है? आई थिंक उनसे वो सपोर्ट चाहती है और ये अंडरस्टैंडिंग चाहती है कि वो पूरा टाइम ना उसको बदलने में ना लगे रहें, वो उसको अपनी तरह करने में ना लगे रहें। वो जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करें। अगर आप उसको प्यार से एक्सेप्ट करोगे ना तो वो भी बदले में आपको प्यार ही देगी। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप उस पर बहुत बंदिशें लगा रहे हो, आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कैसी भी होगी, है तो ह्यूमन ही ना, दिल से प्यार निकलेगा ही नहीं। फिर आपको नाराज़गी रहेगी कि ये तो हमसे प्यार नहीं करती, ये तो हमें अपना नहीं मानती। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसे अपना नहीं मान रहे हो। तो आप उसे अपना मानो, वो आपको अपना लेगी। बस वो अपनापन चाहिए उसे, क्योंकि वो नए घर में जा रही है ना। आप तो अपने घर में ही हो, आपका लड़का अपने घर में ही है, वो नए घर में आ रही है, वो नई फैमिली के साथ आ रही है, वो नए कस्टम्स अपनाने वाली है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको वो स्पेस दो और आप उसको उसी तरीके से वेलकम करो कि वो आपको पूरे दिल से अपना पाए। जी। तो उस अपनेपन की चाहत है अपने पार्टनर से और उसकी फैमिली से। बिल्कुल। एक लड़की अपने दोस्तों से क्या चाहती है? ऑफ कोर्स दोस्त हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, तो एक लड़की अपने दोस्तों से क्या चाहती है? आई थिंक बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। लड़का दोस्त है जी। तो आई थिंक लड़की यही चाहेगी कि प्लीज़ दोस्ती को दोस्ती रखो, दोस्ती में प्यार मत मिलाओ। प्यार है लेकिन दोस्ती वाला है। जी। तो अगर प्यार आप मिला दोगे तो फिर वो दोस्ती भी नहीं बचेगी और फिर आपको बुरा लग जाएगा कि मैंने आपका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, कई बार वो लड़कों को रिजेक्शन हर्ट हो लड़कों जाती को है। ईगो पे लग जाता है कि मुझे कैसे ना बोल दिया। तो वो मत लो यार, हमने शुरुआत दोस्ती से की थी ना, तो दोस्ती पे ही रहते हैं। अगर डिस्टाइंड होगा कुछ होना या दोनों के म्यूचुअल फीलिंग्स होंगी तो अपने आप ही होगा। एग्जैक्टली। और आई थिंक इतना ही आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। अगर आपने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, मैंने रिस्पेक्ट किया और मैंने बोल दिया कि बट मुझे ऐसा फील नहीं होता, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। आप उस पर खुद को फोर्स मत करो कि नहीं नहीं यार हो जाएगा हो जाएगा। प्यार ऐसी चीज़ थोड़ी है कि हो जाएगा, नहीं है तो नहीं है। तो वो दोस्ती मेंटेन कर लो, बस इतना ही बहुत बड़ी बात है। ट्रू, वेरी ट्रू। और उसके बाद ऑन द ब्रॉडर साइड, ऑल इन ऑल, एक लड़की अपनी सोसाइटी से, समाज से, आसपास के हर इंसान से क्या चाहती है? कि सोसाइटी ना थोड़ा अब आगे बढ़ जाए, लड़की को वो लड़की वाले तराजू में डाल के तोलना बंद कर दे कि तुम तो लड़की हो तो तुम ऐसे करोगी, तुम तो लड़की हो तो तुम ऐसे करोगी। ये हो गया है अब। आई थिंक ये हमने बहुत साल कर लिया है और अब हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। अब हम क्योंकि अब लड़कियां बदल गई हैं, लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, अपने पैसे खुद कमा रही हैं, अपने पैसे खुद खर्च कर रही हैं। तो अब आप उनको इन चीज़ों में टोकना, इन चीज़ों में तोलना बंद कर दो कि रिस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि तुम लड़की हो। क्योंकि हम लड़कियां अब इस चीज़ से थक चुकी हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस झेल ली हमने। तो गुंजन, हमने इतनी सारी बातें करी एंड यू बीइंग अ पोएट, यू बीइंग अ शायर, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं आपको पॉडकास्ट से जाने दूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात किए बिना जो शायद सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरह से, सबसे ज़्यादा एलिगेंटली, सबसे ज़्यादा फीलिंग्स के साथ शायर ही एक्सप्रेस कर पाते हैं और एक्सप्लेन कर पाते हैं। दैट इज़ हार्ट ब्रेक, दिल टूटना, मूविंग ऑन का वो जो फेज़ होता है, एक इंसान से आगे बढ़ना, उस वक्त पे खुद को संभाल पाना, वो शायद सबसे ज़्यादा ना शेर के उससे, शायरी के उससे ना पोएट्री के फॉर्म में ज़्यादा निकल पाता है। तो कैसा होता है हार्ट ब्रेक? यार हार्ट ब्रेक होता तो बहुत बुरा है बहुत दुखता है ऑफ कोर्स। और मुझे लगता है अगर आप आर्टिस्ट हो ना, आप लिखते हो, आपको समझ है इमोशंस की ज़्यादा, तो आपको और ज़्यादा फील होता है। और इसीलिए मैं ये भी मानती हूँ कि जब मूव ऑन चल रहा है ना, तब रहो सैड, रो रात में, सुनो सैड गाने और निकालो अपने अंदर से जितना दुख निकल रहा है। रो लो यार, अंदर रखोगे ना हील ही नहीं हो पाओगे। आपका जो दर्द हुआ है उसको जाहिर तो करो, रो, अच्छे से रो, सैड हो। जैसे मैंने 2-2.5 साल मस्त लिए थे, अच्छे से रोई हुई थी, लेकिन 2-2.5 साल बाद ऐसा हो गया कि फिर एक बार भी याद नहीं आई, फिर नहीं आया कि वो कितने अच्छे दिन थे, कुछ नहीं भाई, अब तो अब मूव्ड ऑन, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो बहुत, और मेरे को हेल्प किया था इस चीज़ ने कि मैंने अपने आप को काम में डाल दिया था। मैंने बहुत मेहनत की अपने काम पे, और उस टाइम मैंने लिखा भी था ये कि चलो ख्वाब पूरे करते हैं, चलो ख्वाब पूरे करते हैं, इश्क शायद अधूरा ही अच्छा है। बहुत बहुत बढ़िया। तो उस टाइम माइंडसेट ही ये बन गया था कि प्यार अधूरा है, कोई नहीं, काम में इतनी मेहनत करूंगी कि ये काम ही मुझे आगे ले जाएगा। तो आई थिंक वही ज़रूरी है। और आपके अकॉर्डिंग, एज पर यू, सच में ट्रू मूविंग ऑन क्या है? जब आप ये कह सको दैट नाउ आई हैव ट्रूली मूव्ड ऑन फ्रॉम समवन। आई थिंक
नफ़रत नहीं है। लोगों को कभी कभी लगता है कि मूविंग ऑन मतलब है कि अब प्यार नहीं रहा, अब तो उससे नफ़रत हो गई है। आपने मूव ऑन किया ही नहीं है, आप फंसे हुए अभी भी वहीं पे। मूविंग ऑन है, आप इंडिफरेंट हो गए हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कहाँ है, कौन है, क्या कर रहा है, आई डोंट केयर। वो इंसान आपके सामने भी आकर खड़ा हो जाएगा आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये है मूविंग ऑन। लोग मूविंग ऑन को हेट समझ लेते हैं, हेट है ही नहीं, आप इमोशन में फंस गए ना उसके साथ, किसी इमोशन में तो हो ही अभी भी। मूविंग ऑन इज कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया है अब, बिल्कुल भी। कि वो शख्स आपके सामने भी आके खड़ा होगा तो भी विल बी लाइक, आपको आपके लिए वो जैसे बाकी खड़े हैं वैसे वो खड़ा है, ऐसा ही रहेगा। अगर आपने सच में मूव ऑन कर लिया है टाइम लगा के, तो अगर आपने 2 महीने में बाउंस मार दिया किसी और रिलेशनशिप में, तो आपने अपने दिल को टाइम ही नहीं दिया भरने का, तो शायद नहीं हो पाएगा। ऐसा कहते हैं कि जब हम, और ये शायद मुझे भी पर्सनली लगता है कि जब हम किसी से पूरे दिल से प्यार करते हैं ना, पूरी शिद्दत से, वी कैन नेवर कम्प्लीटली अनलव दैट पर्सन। कि हम ये कहें कि अब एक पॉइंट ऐसा है कि मेरे अंदर उसके लिए 0.00001% भी कुछ नहीं है। क्या यू कैन कम्प्लीटली अनलव समवन वंस यू लव देम? यार अनलव तो नहीं पता, बट मतलब मुझे लगता है कि दिल के एक कॉर्नर में ना मेरे दिल में ऐसा है कि मैं रिस्पेक्ट रखूँगी उसके लिए। बिकॉज देयर वॉज अ टाइम जब उसकी वजह से मुझे खुशी मिली, उसकी वजह से मैंने अपने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब किसी इंसान से आप लंबा टाइम बिताते हो, तो रिस्पेक्ट रहेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे डिमीन कर दूँ, नहीं, बिकॉज आई हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। बट प्यार नहीं है, मतलब अब केयर नहीं है, मैं फिक्र नहीं कर रही हूँ तुम्हारी, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है कि तुम ठीक तो हो ना। तो वो सब चला गया तो मेरे लिए फिर प्यार ख़त्म हो गया। लेकिन इज्जत है, इज्जत रहेगी हमेशा कि तुम जब तक थे अच्छे से रहे, तो बस। तो गुंजन, मूविंग ऑन के ऊपर ही उस ब्रेकअप के बाद वाले फेज पे या ब्रेकअप पे कोई 2 लाइन? 2 लाइन तो नहीं है, थोड़ा लंबा है सुना। प्लीज। तो वो ऐसा फेज़ आ गया था कि मुझे लगने लगा था कि कभी मैं उससे टकरा गई, तब तक मैंने मूव ऑन किया नहीं था, कि कभी मैं उससे टकरा गई, वो सामने आ गया तो मैं उससे क्या कहना चाहूँगी। तो उस पर लिखा था कि सुनो तुम मुड़ के मत देखना, अगर टकरा जाओ किसी दौराहे पे तो मुड़ के मत देखना, मेरे गाल का तिल फिर तुम्हें मोहब्बत से देखेगा, मेरे माथे की काली बिंदी देखकर तुम्हें फिर वो पहली मुलाकात याद आएगी, और शायद उस दिन तुम आखिरी बार मुझसे मिलना चाहोगे, मगर नहीं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा आना मुझे सही ना लगे, मेरा सही ना लगना तुम्हारा दिल तोड़ दे। और चलो अब मान लेते हैं कि दिल तोड़वाने की हिम्मत ना तुम में है और ना मुझ में, तो मैं भले ही एक बार को पलट जाऊं, मगर तुम दूर से भी मुझे अनदेखा कर देना, सुनो तुम मुड़ के मत देखना। क्या बात है, क्या गूज़बम्प्स क्या बात है। और शायद ये सिर्फ एक शायरी नहीं है, सिर्फ एक पोएम नहीं है, ये ट्रू एक्चुअल इमोशंस होते हैं उस वक्त पे कि यार प्लीज़ अगर अब मैं भी पिघलूँ ना तो तुम मत आना। बिल्कुल, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके खुद को इतनी एक कदम आगे लाया है, वो आ गया तो आप दोबारा 2 कदम पीछे चले जाओगे। तो उस डर से बचने के लिए कि तुम मुड़ के मत देखना। मैंने एज आई सेड अर्लियर कि इन चीज़ों को एक शायर, एक पोएट, एक आर्टिस्ट से बेहतर कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता। वो जो इमोशंस को वर्ड्स देना, यू नो द बेस्ट, एंड दिस इज़ एक्चुअली व्हाट वी फील कि प्लीज़, बड़ी मेहनत से खुद को रोक रखा है मैंने, अब उस मेहनत को मत तोड़ना प्लीज़। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच गुंजन, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ इतनी सारी बातें करके। हमने इतने सारी अलग अलग चीज़ों के ऊपर बातें करी और आपने इतने अच्छे से हर चीज़ को समझाया अपने ब्यूटीफुल वर्ड्स के साथ। थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए और टॉक्स विद नमित में आकर इतनी सारी अमेजिंग बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे बातें करके बहुत मज़ा आया आपके साथ, आपके सवाल बहुत अच्छे थे, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, डेफिनेटली बहुत मज़ा आया। और हम जल्दी एक और एपिसोड के साथ आएंगे जहाँ पे हम और ऐसे इमोशंस और ऐसी फीलिंग्स के बारे में बात करेंगे। एंड हम रियली वेटिंग कि हम कब दोबारा एक बैठ के एपिसोड शूट करें। बिल्कुल, बहुत जल्दी। सो थैंक यू सो मच गुंजन, इट वॉज ग्रेट टू हैव यू हियर। थैंक यू।